हेलो द डीप डाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इससे पहले कि हम आज की बातचीत में गहरे उतरें, एक छोटा सा रिमाइंडर हाँ, जो हम हमेशा देना पसंद करते हैं कि हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो किताब का एक सारांश है, एक एनालिसिस है। ये किसी भी तरह से किताब को खुद पढ़ने का विकल्प नहीं है। बिल्कुल, किताब का अनुभव तो उसे पढ़ने में ही है। ये बस एक एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो किताब ही है। तो हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, पिछले सेशन में हमने चैप्टर 2 पर बात की थी और आज हम चैप्टर 3 की गहराइयों में उतरेंगे। और आने वाले दिनों में और भी चैप्टर्स पर चर्चा होगी। तो चैप्टर 3 का टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। गहरा काम सार्थक है। हाँ, और ये बात मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी, क्योंकि आमतौर पर हम काम को प्रोडक्टिविटी से, पैसे से या सक्सेस से जोड़ते हैं, पर मीनिंग या अर्थ से ये एक अलग ही पर्सपेक्टिव है ना? बिल्कुल। ये चैप्टर कहता है कि डीप वर्क सिर्फ आपको बेहतर कोडर या राइटर नहीं बनाता, बल्कि आपकी जिंदगी को भी बेहतर बनाता है। सही कहा। और लेखक इस दावे को हवा में नहीं छोड़ते, वो इसे साबित करने के लिए 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर अपना तर्क बनाते हैं। ओके। एक न्यूरोलॉजिकल, यानी हमारे दिमाग के विज्ञान से जुड़ा, दूसरा साइकोलॉजिकल, हमारी खुशी से जुड़ा, और तीसरा फिलोसॉफिकल। चलिए, तो फिर एक एक करके इन पिलर्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं दिमाग से, न्यूरोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल लगता है, पर है बहुत गहरा। आपकी दुनिया वही है जिस पर आप अपना ध्यान देते हैं। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी असलियत हमारे हालात तय नहीं करते। अच्छा, नहीं, बल्कि हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान तय करता है। लेखक इसे समझाने के लिए साइंस राइटर विनिफ्रेड गैलेगर का एक बहुत पावरफुल उदाहरण देते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में। इंसान ऐसी सिचुएशन में सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही सोचेगा। एग्जैक्टली। डर और चिंता में डूब सकता था उनका जीवन। लेकिन उन्होंने एक बहुत कॉन्शियस फैसला लिया। क्या? उन्होंने तय किया कि वो अपनी बीमारी पर ध्यान नहीं देंगी। अब इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने इलाज नहीं करवा रही थी, इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपना मेंटल फोकस, अपना अटेंशन जिंदगी की दूसरी अच्छी चीजों पर लगाया। हाँ, जैसे दोस्तों से मिलना, शाम को एक मार्टिनी पीना, अच्छी फिल्में देखना। तो उन्होंने अपनी रियलिटी को एक तरह से रीफ्रेम कर दिया। बिल्कुल, अपने अटेंशन के जरिए। और नतीजा ये हुआ कि इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने उस दौर को एक एनरिचिंग और पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह जिया। वाओ! जैसा वो खुद कहती हैं, आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये सब इस बात का जोड़ है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछें। क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? क्या अपनी मुश्किलों को नजरअंदाज करना हमेशा सही होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम असलियत से भाग रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और लेखक का पॉइंट असलियत से भागना बिल्कुल नहीं है। ओके। गैलेगर अपनी बीमारी को इग्नोर नहीं कर रही थी। पॉइंट ये है कि हमारा अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। हाँ, आप एक ही समय में हर चीज पर फोकस नहीं कर सकते, है ना? सही है। तो सवाल ये है कि आप इस लिमिटेड रिसोर्स को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन चीजों पर जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको दुखी करती हैं, या उन चीजों पर जो आपको खुशी और मतलब देती हैं। ओके, दैट मेक्स सेंस। इट्स अबाउट एक्सरसाइजिंग एजेंसी ओवर योर इनर वर्ल्ड। प्रिसाइजली। तो अगर इसी लॉजिक को हम अपने काम पर लागू करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर मेरा पूरा दिन स्लैक नोटिफिकेशंस, फालतू के ईमेल्स और पॉइंटलेस मीटिंग्स में जा रहा है, तो मेरे लिए मेरे काम की दुनिया वही बन जाएगी। एक चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन और अधूरेपन का एहसास। हाँ, और मेरा दिमाग उसी तरह से वायर्ड हो जाएगा। वो हमेशा अगली डिस्ट्रैक्शन की तलाश में रहेगा। बिल्कुल। और इसका एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक सबूत भी है। स्टैनफोर्ड की एक एफएमआरआई स्टडी में कुछ उम्रदराज और कुछ युवा लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव तस्वीरें दिखाई गईं। अच्छा। जब युवा लोगों को नेगेटिव तस्वीरें दिखाई गईं, तो उनके दिमाग का अमिगडला, जो इमोशंस को प्रोसेस करने वाला हिस्सा है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। जो कि एक्सपेक्टेड है, बुरी तस्वीरें देखकर बुराई लगेगा। हाँ, लेकिन मजेदार बात यह हुई कि जब उम्रदराज लोगों को वही नेगेटिव तस्वीरें दिखाई गईं, तो उनका अमिगडला शांत रहा। पर पॉजिटिव तस्वीरें देखकर उनका अमिगडला युवाओं से भी ज्यादा एक्टिव हो गया। मतलब? दिमाग को नेगेटिव को फिल्टर आउट करने और पॉजिटिव पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर लिया था। वाओ! तो इसका मतलब हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो किस चीज पर ध्यान दे? जी। तो जब हम डीप वर्क करते हैं तो हम सिर्फ कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे होते, हम असल में अपने दिमाग को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं जो ज्यादा मीनिंगफुल और रिच हो। सही कहा। हम शैलो वर्क की छोटी छोटी परेशानियों से अपना ध्यान हटाकर एक गहरे फोकस्ड काम पर लगाते हैं।
जिससे हमारा प्रोफेशनल वर्ल्ड भी पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग बन जाता है। प्रिसाइसली, आपका फोकस ही आपकी हकीकत बन जाता है। ये है न्यूरोलॉजिकल तर्क। तो ये तो हुई दिमाग की वायरिंग की बात कि हम अपनी हकीकत को अपने ध्यान से कैसे बदल सकते हैं, लेकिन इसका हमारी फीलिंग्स पर क्या असर होता है? क्या गहरा काम सिर्फ सार्थक ही है या ये हमें असल में ज्यादा खुश भी बनाता है? ये सीधे सीधे हमारी खुशी से जुड़ा है। ओके। ये मशहूर मनोवैज्ञानिक मिहाइली सिक्सेंटमिहाली और उनके फ्लो के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। फ्लो, ये शब्द तो मैंने कई बार सुना है, बीइंग इन द जोन जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल वही। सिक्सेंटमिहाली ये समझना चाहते थे कि लोग असल में कब सबसे ज्यादा खुश और इंगेज महसूस करते हैं। तो उन्होंने 1980 के दशक में एक बहुत अनोखी स्टडी की। उन्होंने हजारों लोगों को पेजर दिए। बीपर्स, वो पुराने जमाने वाले? हाँ, वही। और ये पेजर दिन में रैंडम टाइम्स पर बज उठते थे। जब भी पेजर बजता तो लोगों को एक डायरी में लिखना होता था कि वो उस पल क्या कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब खुश है, दुखी है, बोर्ड है या फोकस्ड हैं। इससे उनकी भावनाओं का रियल टाइम अनफिल्टर्ड डेटा मिला। और नतीजे क्या निकले? मुझे लगता है लोग कहेंगे कि वो छुट्टियां मनाते हुए या टीवी देखते हुए सबसे ज्यादा खुश थे। ज्यादातर लोगों को यही लगता है, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट और चौंकाने वाले थे। सच में? डेटा ने दिखाया कि लोग अपने खाली समय के मुकाबले काम करते हुए ज्यादा खुश, एंगेज्ड और सेटिस्फाइड महसूस करते थे। ये तो बड़ा काउंटर इंटुइटिव है। काम से ज्यादा खुशी, ऐसा क्यों? क्योंकि काम हमारी जिंदगी को एक स्ट्रक्चर देता है। सोचिए, जब आप काम कर रहे होते हैं तो अक्सर आपके पास क्लियर गोल्स होते हैं, नियम होते हैं। हाँ। और आपको तुरंत फीडबैक मिलता है कि आप कैसा कर रहे हैं। काम आपकी स्किल्स को चैलेंज करता है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी मानसिक अवस्था बनाती हैं जहां आप खुद को और समय को भूल जाते हैं। आप उस काम में इतने डूब जाते हैं कि बस वही काम रह जाता है। हाँ, और यही फ्लो है। जबकि खाली समय में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, टीवी देखते हुए आपको कोई चैलेंज नहीं मिलता, कोई स्किल यूज नहीं होती। एग्जैक्टली। तो उसे एंजॉय करने के लिए ज्यादा मानसिक मेहनत लगती है। और अगर आप ध्यान दें तो फ्लो की ये परिभाषा तो बिल्कुल डीप वर्क जैसी ही है। बिल्कुल। किसी एक काम में पूरी तरह से खो जाना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी क्षमताओं की सीमा तक काम करना। लेकिन यहां भी एक सवाल है। ये फ्लो का आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आज के ओपन ऑफिस कल्चर में, जहां हर मिनट कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, ये मुमकिन भी है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पूरी तरह से शांत माहौल में काम करने का प्रिविलेज है। देखिए, सिक्सेंटमिहाली भी ये मानते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मॉडर्न कंपनियों को अपनी नौकरियों को इस तरह से फिर से डिजाइन करना चाहिए कि वे फ्लो एक्टिविटीज जैसी लगें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ये जिम्मेदारी काफी हद तक इंडिविजुअल पर आ जाती है। और यही तो इस पूरी किताब का सार है। सही बात है। डीप वर्क कोई नेचुरल स्टेट नहीं है, खासकर आज की दुनिया में। इट्स अ स्किल दैट नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। आपको अपने लिए वो फ्लो के मौके खुद बनाने पड़ेंगे। ओके, तो दिमाग के लेवल पर डीप वर्क हमारी रियलिटी को पॉजिटिव बनाता है और साइकोलॉजिकल लेवल पर फ्लो के जरिए हमें खुशी देता है। लेकिन क्या ये काफी है? व्हाट अबाउट अ डीपर सेंस ऑफ पर्पस? क्या काम सिर्फ दिमागी और इमोशनल एक्सरसाइज है, या इसका कोई बड़ा मतलब भी हो सकता है? हाँ। और आपका ये सवाल हमें सीधे तीसरे और सबसे गहरे तर्क पर ले जाता है, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है, पर ये सारी बातों को एक साथ जोड़कर डीप वर्क को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाता है। तो क्या कहती है फिलॉसफी? ये तर्क ह्यूबर्ट ड्रेफर्स और शॉन केली की किताब ऑल थिंग्स शाइनिंग से आता है। उनका कहना है कि आधुनिक दुनिया ने हमें आजादी तो दी, लेकिन हमसे कुछ छीन भी लिया। क्या छीन लिया? उसने चीजों से उनका सेक्रेडनेस, उनका पवित्र अर्थ छीन लिया। पहले लोगों का जीवन धर्म, समुदाय या राजा के इर्द गिर्द घूमता था, जिससे उन्हें एक बाहरी अर्थ मिलता था। लेकिन अब हर चीज का केंद्र व्यक्ति खुद बन गया है। हाँ। जिससे जीवन में एक खालीपन, एक अर्थहीनता आ गई है। ये तो काफी ब्लीक तस्वीर है। तो अगर बाहरी दुनिया से अर्थ नहीं मिल रहा तो हम उसे कहाँ ढूंढें? इसका समाधान क्या है? लेखक के अनुसार इसका जवाब है क्राफ्ट्समैनशिप में। क्राफ्ट्समैनशिप मतलब शिल्प कौशल में। हाँ, किसी भी काम को एक शिल्पकार की तरह करना, पूरी लगन, सम्मान और कौशल के साथ। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। किताब में एक पहिया बनाने वाले का बहुत सुंदर उदाहरण है। एक सच्चा कारीगर लकड़ी को अपनी मर्जी से फोर्स नहीं करता, बल्कि वो लकड़ी के गुणों को समझता है, उसकी स्ट्रेंथ,
उसका ग्रेन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनके साथ काम करता है। उसके लिए पहिए का अर्थ उसके दिमाग से नहीं आता, बल्कि वो लकड़ी में पहले से मौजूद है। उसका काम तो बस उस छुपे हुए अर्थ को खोजना है और उसे दुनिया के सामने लाना है। ये बहुत खूबसूरत आइडिया है। पर क्या ये बात आज के नॉलेज वर्क जैसे कोडिंग या मार्केटिंग पर भी लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है, और यही इस आर्ग्यूमेंट का सबसे पावरफुल हिस्सा है। अच्छा। लेखक कहते हैं कि काम का मतलब इस बात में नहीं है कि काम कितना ग्लैमरस है। एक लोहार जो तलवार बनाता है या एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो कोड लिखता है, दोनों अपने काम में क्राफ्टशिप के जरिए गहरा अर्थ पा सकते हैं। मतलब इस बात में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। तो एक मार्केटर के लिए क्राफ्ट्समैनशिप क्या होगी? एक मार्केटर के लिए क्राफ्ट्समैनशिप हो सकती है एक ऐसा कैंपेन बनाना जो सिर्फ प्रोडक्ट न बेचे, बल्कि लोगों से ईमानदारी से कनेक्ट करे। और एक टीचर के लिए? एक टीचर के लिए क्राफ्ट्समैनशिप है एक ऐसा लेसन प्लान तैयार करना जो स्टूडेंट्स में सिर्फ जानकारी न भरे, बल्कि उनमें सीखने की एक चिंगारी जला दे। हर काम में एक शिल्प छुपा है। जैसा एक प्रोग्रामर सैंटियागो गोंजालेस कहते हैं, एक सुंदर कोड छोटा और सटीक होता है, लगभग वैसा ही जैसे आप एक कविता लिख रहे हो। वाह। या फिर द प्रैग्मैटिक प्रोग्रामर किताब का वो मशहूर उदाहरण कि मध्य युग में पत्थर काटने वाले मजदूर खुद को सिर्फ पत्थर तोड़ने वाला नहीं, बल्कि एक विशाल कैथीड्रल, एक बहुत बड़ा चर्च बनाने वाला समझते थे। हाँ, वो एक बड़े विजन का हिस्सा थे। राइट। वो एक सीक्रेट चीज बनाने में मदद कर रहे थे। राइट। तो इस दार्शनिक तर्क से दो मुख्य बातें निकलती हैं। पहली, कोई भी काम जिसमें हाई लेवल स्किल की जरूरत हो, वो हमारे जीवन में अर्थ पैदा कर सकता है। और दूसरी, जो सबसे जरूरी है, उस हाई लेवल स्किल को हासिल करने के लिए डीप वर्क में उतरना ही एकमात्र रास्ता है। आप शैलो वर्क करके एक मास्टर क्राफ्ट्समैन नहीं बन सकते। कभी नहीं। क्राफ्ट्समैनशिप की मांग ही डीप वर्क है। तो इस चैप्टर का निचोड़ सिर्फ ये नहीं है कि डीप वर्क जरूरी है, बल्कि ये हमारे काम को देखने का नजरिया ही बदल देता है। सही कहा। ये हमें 3 सवाल पूछने को कहता है। मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? क्या मुझे अपने काम में फ्लो मिल रहा है? और मैं किस शिल्प को निखार रही हूँ? बिल्कुल। और अगर इन तीनों का जवाब पॉजिटिव है, तो काम सिर्फ काम नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सार्थक हिस्सा बन जाता है। किताब के अंत में लेखक एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमें होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव से होमो सेपियंस डीपेंसिस बनने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसी प्रजाति जो गहराई में रहकर फलती फूलती है, न कि सतह पर भटकती रहती है। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि काम का अर्थ जॉब टाइटल में नहीं, क्राफ्ट में छिपा है। तो हमारे लिसनर्स के लिए सोचने वाली बात यह है कि एक पल के लिए अपने जॉब टाइटल को भूल जाइए। आप हर रोज किस शिल्प का अभ्यास कर रहे हैं, और वो कौन सा कैथेड्रल है जिसे आप बना रहे हैं एक एक डीप वर्क सेशन के साथ।